नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं नीरू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। कोरोना संक्रमण पर सर्वदलीय बैठक, राज्यपाल की अध्यक्षता में हो रही बैठक, जहां सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में चर्चा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव, सभी अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां बैठक चल रही है, राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के संबंधित जितने भी अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर यहाँ पर बैठक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण की सर्वदलीय बैठक, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ये सर्वदलीय बैठक हो रही है, जहां पर सभी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम कैसे की जाएगी, क्या एहतियाती कदम उठाए जाने हैं, आगे किस तरीके के रूपरेखा हो, क्या प्लान हो, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू तो है ही, लॉकडाउन भी है, तमाम ऐसी स्थितियां जो कि होनी चाहिए, तमाम ऐसी पाबंदियां जो कि होनी चाहिए स्थिति को देखते हुए वो कर दी गई हैं। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि हर दिन 10,000 के पार, कभी 14,000, कभी 15,000 के पार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाले आंकड़े, और यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी लोग शामिल हैं, बैठक हो रही है और इसमें स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश, पहली बार ये सर्वदलीय बैठक है जिसमें राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। यदि जानकारी मिल पाई हो कि बैठक के दौरान क्या कुछ संभावित वो मुद्दे जिसको लेकर बातचीत कोरोना के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में फैल रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बात अगर राजधानी की कर ली जाए तो राजधानी का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है कि 4,000 के करीब रोज नए मरीज राजधानी रायपुर में आ रहे हैं। राजधानी हो, बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, गरियाबंद हो, ऐसे अनेकों जिले हैं जहां पे स्थितियां बेहद ही गंभीर है। तो ऐसे में अब क्या सर्वदलीय बैठक में क्या निर्णय निकलेगा, क्योंकि बीते एक साल से जिस तरह से छत्तीसगढ़ पूरा देश और विश्व इस संक्रमण से संघर्ष कर रहा है, छत्तीसगढ़ में राजनीति भी उसी स्तर पे चल रही है कि पक्ष विपक्ष को, विपक्ष पक्ष को जिम्मेदार ठहराने में लगी हुई है। लेकिन अब जब स्थितियां बेहद ही गंभीर हो गई है तो इस बात की चर्चा करने के लिए पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बात पे मंथन जारी है कि क्या कुछ धरातल पे किया जा सकता है राजनीति से परे हट के लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों के भलाई के लिए, क्योंकि अस्पतालों में कुछ भी मौजूद नहीं है। जिस तरह से स्थितियां बनी है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना आइसोलेशन है, ना ही तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी भी भारी कमी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जो स्थितियां निर्मित हुई है, इस स्थितियों पे कैसे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे नियंत्रण की कोशिशें तो की जा रही है लेकिन वो कोशिशें धरातल पे सफल नहीं हो पा रही है। केवल कागजों में कोशिश हो जा रही है, निर्देश जारी किए जा रहे हैं, नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं। आलम यह है कि जिन जिन विभागों के नोडल अधिकारी बनाए जा रहे वो फोन तक लोगों के नहीं उठा रहे, तो उनके नोडल अधिकारी बनने से आम लोगों को क्या लाभ होगा, इन तमाम तरह की बातों पर लगातार मंथन जारी है। अभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक चल रही है, इसके बाद जो है समाज प्रमुखों के साथ बैठक होगी। उसमें समाज क्या योगदान कर सकता है छत्तीसगढ़ में इस विपदा के समय में स्थिति से निपटने के लिए, उस पर समाज प्रमुखों से भी बातचीत होगी। तमाम राजनीतिक दल के मौजूद है, कांग्रेस के हो, बीजेपी हो, जोगी कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और लगातार जो राज्य सरकार को सुझाव देने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, स्थिति को नियंत्रित करने को लेके, आगामी दिनों में उपचार की व्यवस्थाओं को लेके, बेड की व्यवस्थाओं को लेके, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेके, कोविड सेंटर कहां बनाए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेके जो रायशुमारी का जो दौर है, जो सुझाव देने का जो दौर है, लगातार जारी है। बिल्कुल अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों को रायपुर में समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए महज 3 से 4 दिनों में रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से 300 बिस्तर वाले कोरोना अस्पताल का निर्माण किया गया है। यह अस्पताल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाया गया है। इंडोर स्टेडियम में बने अस्थायी कोरोना अस्पताल में मरीजों की
एंट्री भी शुरू हो गई है और शुरू होते ही सभी बेड फुल हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल इस कोरोना अस्पताल का आज दौरा करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुधवार को हुई राज्यपालों की वर्चुअल बैठक में उन्होंने यह मांग रखी। राज्यपाल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही राज्यपाल में ऑक्सीजन वाले बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति गंभीर है। पिछले कुछ दिनों से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पर्याप्त संख्या में लैब नहीं होने के कारण RT-PCR रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है और इसकी वजह से इलाज भी देरी से शुरू हो पा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग लैब की व्यवस्था करने की मांग की है। रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है और काम पर वापस लौट आए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मिले आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल स्थगित की। जूनियर डॉक्टरों के काम पर लौटने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टरों ने PPE किट और ग्लव्स समेत जरूरी सुविधाओं का हवाला देते हुए हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टरों की समस्या के समाधान के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 6 और जिलों में कल टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। बिलासपुर, मुंगेली, बलरामपुर, महासमुंद, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और रायगढ़ जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन सभी जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। लापरवाह लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्ती बरत रहा है। तो वहीं बिलासपुर, मुंगेली और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में 21 अप्रैल तक, रायगढ़, महासमुंद में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि बलरामपुर में 25 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं जगदलपुर में आज से लॉकडाउन लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में जारी कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बरकरार है। पिछले 24 घंटे में सूबे में कोरोना के 14,250 नए मरीज मिले और इस दौरान प्रदेश में कोरोना से पीड़ित 73 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वाले कुल मरीजों की संख्या 5,307 पहुंच गई है। एक बार फिर सबसे ज्यादा कोरोना मरीज राजधानी रायपुर में मिले। रायपुर में 3,960 नए कोरोना के संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग जिले में 1,647 नए कोरोना मरीज मिले और इसके अलावा राजनांदगांव में 1,254 नए मामले कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि बिलासपुर में 923, कोरबा में 741, बलौदाबाजार में 686, जांजगीर चांपा में 448, रायगढ़ में 444, बेमेतरा में 391, धमतरी में 382 और मुंगेली में 333 नए मामले सामने आए। तो वहीं गरियाबंद में 333 और बालोद में 326 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 1,18,636 पहुंच गई है, जबकि कुल पीड़ितों की संख्या 4,86,244 हो गई है। भिलाई स्टील प्लांट में आग, रेल मिल के पुल पिट नंबर 7 में आग लगी है और आग से कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे कि आग की खबरें बहुत ज्यादा सामने आने लगी हैं, गर्मी आते ही आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट में जो आग लगी है वो गर्मी के चलते ही लगी होगी। हालांकि आग लगने का जो मुख्य कारण है वो किसी को भी नहीं मालूम है। तो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए जहां प्लांट में आग लगी है। रेल मिल के पुल पिट नंबर 7 में आग लगी है, जहां आग से कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। करोड़ों रुपए के नुकसान की अंदेशा है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले बताएं आग कैसे लगी? देखिए रेणु, अभी इसका कोई पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर कह सकते हैं कि टल गया है। रेल मिल के पुलपिट नंबर 7 में यह आग लगी थी। देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इससे कई भारी नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जिस तरह से
भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में जो है बेहद कीमती सामान लगे हुए हैं। उसी के तहत में पाइपलाइन है, हाइड्रोलिक लाइन है, इलेक्ट्रिकल केबल है और अन्य जो चीजें हैं वो इस आगजनी में चपेट में आए, ऐसा जानकारी मिली है। तो इस तरह से एक बड़ा हादसा टला है। चूंकि आग काफी फैली हुई थी, वहां पे बहुत से कर्मचारी जो है वहां पे काम कर रहे थे। किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। तत्काल इसकी सूचना जो है पुलिस फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तो घंटों की मशक्कत के बाद में ये आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन आग कैसे लगी फिलहाल अज्ञात है। इस मामले में जांच की जा रही है रीनू। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार प्लांट के अंदर जो हादसे होते हैं वो चिंता का कारण जरूर है। जी, फिलहाल अभी क्या स्थिति है, आग को बुझा लिया गया है मिथिलेश? देखिए रीनू, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके तहत तो आग में काबू पा लिया गया है, ऐसी सूचना मिली है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये वजह क्या थी आग लगने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है रीनू की जिस तरह से प्लांट में लगातार हादसे होते हैं, एक के बाद एक छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं जो चिंता का कारण बिल्कुल। इतनी सुरक्षा के बीच में इतने हादसे कैसे हो रहे हैं? लगातार हम देख पा रहे हैं कि हर 1.5-2 महीने बाद एक नया हादसा भिलाई स्टील प्लांट में सुनने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। तो वहीं दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना से बीजेपी नेता की मौत का मामला सामने आया है। भिलाई के पूर्व जिला उपाध्यक्ष का निधन हुआ। रायपुर एम्स में फणेंद्र पांडे का निधन हुआ। 5 दिन पहले ही उनकी मां का भी निधन हुआ था। फणेंद्र के निधन पर बीजेपी ने गहरा शोक जताया। बीजेपी नेता फणेंद्र पांडे का निधन और इसके चलते राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले उनकी मां का भी निधन हुआ था। कोरोना के चलते मौत की बात कही जा रही है। जहां कोरोना से बीजेपी नेता की मौत, भिलाई के पूर्व जिला उपाध्यक्ष का निधन हुआ है। रायपुर एम्स में भर्ती थे फणेंद्र पांडे, जिनका इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले ही उनकी मां का भी निधन हुआ था। फणेंद्र के निधन पर बीजेपी ने गहरा शोक जताया। बीजेपी नेता फणेंद्र पांडे का निधन और इसके चलते पूरा जो घर है वो गम में डूबा हुआ है। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंच रहे रेल यात्रियों का स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और इसी कड़ी में मंगलवार को रायपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आए 470 रेल यात्रियों को कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 22 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। 72 घंटे से ज्यादा वक्त की रिपोर्ट राज्य में मान्य नहीं है। गौरतलब है कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर 32 स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 3 पालियों में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से लगे आउटर वाले इलाकों और गांवों में भी अब कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बाहरी इलाकों में कोरोना के मरीज लगातार रायपुर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि अब सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या हर दिन दोगुनी हो रही है। प्रशासन अब ऐसे लोगों के इलाज के लिए उनके ब्लॉक में ही 100-100 बिस्तर वाले नए कोविड केयर सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। अफसरों का कहना है कि वहां के लोग अब वहीं रहकर इलाज करवा सकेंगे। इससे शहरी अस्पतालों पर बढ़ रहा दबाव भी कम होगा। ब्लॉकों में बनने वाले कोविड केयर सेंटरों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वाले बेड होंगे। बताया जा रहा है कि गांवों के ज्यादातर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि ब्लॉक के कोविड सेंटर में सभी बेड ऑक्सीजन वाले ही हों। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रवासी मजदूर ट्रेन बंद होने के डर से एक बार फिर से घर वापसी करने लगे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। राजनांदगांव में एक बार फिर से मजदूरों का दर्द सड़कों पर नजर आने लगा। ये मजदूर जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद कई किलोमीटर का सफर तय कर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें 2020 की याद दिला रही हैं। राजनांदगांव जिले से रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश गए मजदूर वापस लौट रहे हैं। लौटने वाले मजदूरों को रेल की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में मजदूर स्टेशन से पैदल ही अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। सूरत में कहाँ? सिटी लाइट। अच्छा, क्या करते वहाँ? प्लास्टर करते। अच्छा, कब गए थे? हम दिसंबर में। कितने लोग गए थे? हम मियाँ बीवी गए थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं आप लोग? कहाँ, गाँव पे? हाँ, मेरे माँ बाप है, मेरे लड़के लोग हैं।
बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन लगने के बाद मजदूर अब अपने अपने शहर की ओर पलायन करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के कई मजदूर ट्रेन से यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव में लॉकडाउन होने के कारण मजदूर अब अपने घर जिला मुख्यालय से रेलवे स्टेशन से पैदल जाने मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं जो मजदूरों का जो दर्द है वो एक बार फिर सड़कों पर नज़र आने लगा है और वह पुरानी तस्वीर फिर याद आने लगी है मार्च 2020 की, जब मजदूर पैदल अपने घर जाते थे और सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके मजदूर अपने घर पहुंचते थे। वो तस्वीर एक बार फिर कर उभर कर सामने आने लगी है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कोंडागांव से है, जहां पर तेंदुए की खाल बरामद। तेंदुए की खाल के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद खाल की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, जहां वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो तेंदुए की खाल के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोंडागांव से बड़ी खबर है, तेंदुए की खाल बरामद हुई है। तेंदुए की खाल के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद खाल की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई के दौरान इन्हें पकड़ा गया है। वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि जो खाल की तस्करी थी ये कहां से की जाती है, कहां इसे लेकर जाया जा रहा था। तमाम ऐसे सवाल जो कि इनसे पूछे जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। तो तेंदुए की खाल की कीमत तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बताई गई है। वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अब इनसे पूछताछ भी टीम कर रही है कि आखिरकार ये लोग तेंदुए की खाल कहां से लेकर आए हैं। और आपको मालूम है कि लगातार प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है तेंदुओं का, वो एमपी में ही है और इसके तहत भी ये कार्रवाई बहुत अहम है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रायपुर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। राजधानी में लॉकडाउन का आज 7वां दिन है। उधर लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसलें बाजार नहीं खुलने से खेत में ही बर्बाद हो रही हैं। कोरोना महामारी को 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। संक्रमण कम होने की बजाय फैलता ही जा रहा है। रायपुर जिला 7 दिनों से पूरी तरह बंद है। किसानों ने मेहनत के साथ अपनी पूंजी लगाकर फसल तो लगा दिया, लेकिन लॉकडाउन में अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। प्रदेश के 29 में से 21 जिलों में लॉकडाउन लगा है और इसकी वजह से तकरीबन प्रदेश के सभी जिलों के किसानों का यही हाल है। नुकसान हो रहा है भैया, यहाँ बेचने के लिए कोई नहीं दे रहे बेचने के लिए। जो आता है बस ले जाता है पूरा। देखो ना, नुकसान ही हो गया है। क्या क्या लगाए हैं आप लोग? हम लोग भिंडी लगाए हैं, हमारी भाजी है, गोभी है, सब नुकसान ही है भैया। लॉकडाउन मार्केट नहीं खुल रहा। मार्केट नहीं खुल रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत है, अभी भी बहुत दिक्कत है। इस टाइम तो और ज्यादा है। धमतरी में आज से सब्जी की थोक मंडी को बंद करने का फैसला लिया गया और ये फैसला प्रशासन ने नहीं बल्कि खुद थोक सब्जी विक्रेता संघ ने लिया है। दरअसल आसपास के जिलों की मंडियां पहले से बंद हैं, लिहाजा धमतरी की मंडी में रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण और भी बढ़ रहा था। धमतरी मंडी में काम करने वाले कई लोग पॉजिटिव निकले थे, जिससे देखते हुए खुद व्यापारियों ने मंडी को बंद करने का फैसला किया। यह बंदिश लॉकडाउन तक यानी कि 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। सब्जी विक्रेता संघ की तरफ से निर्णय लिए हैं कि हमारे कुछ वर्कर है और कुछ हमाल हैं, उनको पॉजिटिव आया है और यहाँ जो भीड़ है, बाकी जगह के जो मंडी बंद है, इसलिए आसपास की मंडियों का भी भीड़ पूरा धमतरी में एकत्रित हो रहा है और हम भीड़। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना। अमित मालवीय ने किया ट्वीट, जहां आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय वीडियो ट्वीट कर साधा निशाना। सरकार को बताया फेल, नक्सलवाद पर अंकुश नहीं, कोविड संक्रमण पर अंकुश नहीं, कोरोना संक्रमित 11 लाशें एक साथ जली। तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और ट्वीट करते उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर लिखा कि
आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, जिन्होंने वीडियो ट्वीट करके निशाना साधा है सरकार पर। बताया फेल, नक्सलवाद पर अंकुश नहीं, कोविड संक्रमण पर अंकुश नहीं और कोरोना संक्रमित 11 लाशें एक साथ जली, ये ट्वीट किया है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय मानसिक अवसाद से संक्रमित हो चुके हैं। उन्हें अपना इलाज तत्काल कराना चाहिए और इलाज में जो भी राशि खर्च होगी मैं अमित मालवीय को देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति बहुत खराब है, नक्सलवाद से भी लोग मर रहे हैं, कोरोना से भी लोग मर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार और जो जिनको ठीकरा फूटता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के बाद नक्सलियों का कमर टूट गया। अमित शाह जी ने भी यही सी बात को कहा था। कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजनीति नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बावजूद इसके मानसिक अवसाद से संक्रमित अमित मालवीय ने देश की राजनीति को दूषित करने का जो रोजाना काम करते हैं उस कड़ी में यह भी काम किया है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहिए कि किस प्रकार का उन्होंने जो ऑपरेशन डिजाइन किया था जिसके कारण 22 जवानों की शहादत हुई है और कैसे नोटबंदी के बाद उनका कमर जो टूटा कमर था वो वापस जुड़ गया। क्या इसमें केंद्रीय गृह विभाग का फेलियर नहीं है? अमित मालवीय को इन चीज़ों को बारे में बताना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा। तो सुना आपने विकास तिवारी जो कि अमित मालवीय पर निशाना साध रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं उनको अपना इलाज करवाना चाहिए, ये कहना है विकास तिवारी का। और उनका ये भी कहना है कि वे खुद पैसा दे देंगे और अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया था वो आपको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया पलटवार, अमित मालवीय पर पलटवार किया और जमकर निशाना भी साधा। तो वहीं जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से हालात बिगड़े हैं। एक लिक्विड प्लांट में खराबी आने से ऑक्सीजन की कमी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक अस्पताल में मरीज ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अस्पताल में मरीजों की हालत काफी गंभीर है। तो अस्पतालों के बाहर पुलिस तैनात है क्योंकि काफी हंगामे के आसार बने हुए हैं। एक मरीज की मौत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज की मौत के बाद से अस्पताल में काफी हालात गंभीर हैं। अस्पतालों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो कि गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सुख सागर अस्पताल का ये पूरा मामला है जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते एक मरीज ने दम तोड़ दिया और इसके बाद जो परिजन है वो काफी आरोप भी लगा रहे हैं, काफी आक्रोशित नजर आए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, एक बार फिर से वही मामला कि ऑक्सीजन की कमी थी और मरीज की मौत हो गई। देखिए बिल्कुल रेणु, कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार के हालात जो है पूरे मध्य प्रदेश में निर्मित हो रहे हैं और आज जबलपुर में भी जहां एक ऑक्सीजन प्लांट में जब खराबी आई तो उसके बाद भयावह हालात जो है वो बीते 2 दिनों से सामने आ रहे हैं। 2 निजी अस्पतालों में करीब 8 मरीजों की मौत की खबर है। कोई पुख्ता लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है, कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मरीजों के परिजन जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑक्सीजन अचानक से एकदम से ही खत्म हो गई और उनके जो परिजन थे उनकी मौत हो गई। भयावह हालात है रेणु, लेकिन बेशक यहाँ पे एक संयम बरतना होगा। जिस प्रकार से सिस्टम को भी काम करना चाहिए, तमाम बातें उठ रही हैं क्योंकि महत्वपूर्ण एक मामले की सुनवाई भी इसी मसले पर हाईकोर्ट में जारी है। तो तमाम लोग जो हैं वो अब इसी उम्मीद में है कि जल्दी व्यवस्थाएं सुचारू हो, लेकिन जिस प्रकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कोरोना, तो इस बात को भी आम लोगों को समझना होगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे हो सके ये सरकार को जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात हो रही है, तो तमाम जो पहलू है रेणु उसको लेकर के हर कोई चिंतित है, चाहे सरकार हो या मरीज के परिजन हो। सारे हॉस्पिटल के जो बेड हैं वो फुल हैं। सबसे बड़े संकट की विषय अभी जो है वो ऑक्सीजन है और रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिस पर जल्द कोई फैसला ले लिया जाए या आपूर्ति हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छा होगा कि जो इंजेक्शन्स की कमी है वो भरपूर मात्रा में हो जाएंगे तो मरीजों की जान नहीं जाएगी। और अस्पताल प्रबंधन ने पूरी कोशिश की है कि इंजेक्शन आ जाएं ताकि मरीजों को उचित इलाज मिल सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के